हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के परिमंडल में जो प्रमुख परिमंडल हैं, इसी में सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, तो चूंकि अब हम लोग आज करेंगे जलमंडल, तो आप लोगों को लिए चलते हैं हम लोग जलमंडल पे। पृथ्वी के जलमंडल का तो आपको जितना भी दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे करके ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इधर देखिए, ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, मतलब जितना सारा है सब क्या है, जल ही जल है। तो अब आपको दिखेगा क्या कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अगर जल वाले भाग की बात करें हम लोग, तो आपको 71% यानी कि 71% जो है सिर्फ क्या है, पानी है। और जो अगर बात करें हम लोग, तो जो हमारा 29% है, ये क्या है, हमारा मिट्टी कह लीजिए जिसको, या फिर कह लीजिए कि भूमि या फिर स्थल वाला जो क्षेत्र है, ये है आपको, यानी कि 71% जल और 29% जो है आपका स्थल भाग है। चलिए अब चलते हैं जलमंडल पे। हमारा टॉपिक है जलमंडल, तो हम बात करते कहते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पृथ्वी पे जो 71% भाग जल का है और जो शेष बचता है 29% भाग वो स्थल का है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही है। कहते हैं कि जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सा रूप है? तो कहें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल और वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित है, ये सभी किस में आते हैं? जलमंडल में आते हैं। फिर कहें तो कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो भाग है, या कहें तो 97% से अधिक भाग जो है वो महासागर में पाया जाता है। और कहें तो कहता है कि वह इतना खारा रहता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। और जो बचता शेष जल है, उसका बहुत बड़ा भाग जो है बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा जो भूमिगत जल है उसके रूप में पाया जाता है। यानी क्या है कि जो जल का अगर हम बात करें तो हम देखे हैं कि पहले कितना था, तो आपको 71% तो पहले जल है, जिसमें से 97 कुछ प्रतिशत, यानी कि मान लेते हैं 5%, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये 3% भी दिखेगा, तो इसलिए बोले थे कुछ, तो 97.5% भाग जो है ये आपका लवण जल है, ठीक है, लवणीय जल है, यानी कि नमकीन जल है जो समुद्र में पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें मीठे जल का, तो वो आपको मतलब मिलता है कितना है, 2.5%, तो बहुत कम मात्रा है। और इसमें भी क्या कहता है कि वो क्या है आपको कि बर्फ और हिम नदियों में मिलता है और भूमिगत जल के या फिर भौमगत जल के रूप में मिलता है। फिर कहें तो कहता है कि जल क्या बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी की महसूस करते हैं, या हमें आवश्यकता बुझाता है कि हाँ पानी कम हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएगा जिसमें दिखा रहा है कि 97.5% महासागर का, और जो अलवण मीठा जल है पीने वाला वो कितना है आपका, तो आपको 2.5% है। ठीक है, क्लियर है इतना चीज? चलते हैं आगे। कुछ हद तक जो इस फोटो से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जल वाला पोर्शन, ये जल, इधर जल, इधर जल, इधर जल, इधर जल, इधर, मतलब जिधर भी देखो उधर पानी ही पानी। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, भूपृष्ठ हो गया, जिसपे आप आदमी निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब हम लोग बात करते हैं महासागर का, तो कहता है क्या कि महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं, यानी कि एक तो बात करता है मुख्य भाग, क्यों ना होगा मुख्य भाग, 97.5% लेके बैठा पड़ा है, तो मुख्य भाग तो है ही जलमंडल का। कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जो हमारा ये फोटो दिख रहा है आपको, इसमें देखिए इधर 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 देखिए ऊपर नीचे सारा जगह क्या है कि ये जल से जो है आपका घिरा पड़ा है, तो इसीलिए कहता है कि आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बात करें तो जो महासागरीय जल है हमेशा गतिशील रहता है। ठीक है, महासागर का जल जो है हमेशा गतिमान रहता है। कहते हैं कि तरंगे, ज्वार भाटा और जो महासागरीय धाराएं हैं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, यानी कि महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हो जाएंगी, तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अगर हम आकार के क्रम में बात करें, ठीक है, तो बड़े से छोटे आकार में क्रमशः 5 महासागर मिलेगा आपको प्रमुख। कौन कौन सा? तो पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये सारे आपको महासागर मिलेंगे। अब आपको मैप पे भी दिखा देते हैं कि देखिए यह प्रशांत रहा, ये अटलांटिक रहा, ठीक है, ये आपका हिंद महासागर रहा, ये दक्षिण महासागर और ये आर्कटिक महासागर रहा। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसको बोलते हैं हम लोग पैसा, PAISA, यानी कि P से पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन, और फिर आप बात करें S से साउथ ओशन, और जो है A से आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका महासागर का नाम है, याद रखेंगे तो बड़े से छोटे क्रम में आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है क्या कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, स्वाभाविक है, बहुत बड़ा महासागर है। आपको कहते हैं कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है मेरियाना गर्त, जो कहाँ है आपको, तो प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि प्रशांत महासागर जो है लगभग वृत्ताकार है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है, दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला भाई साइड इधर से आधा आ गया, और फिर जो है आप देखिएगा
इस साइड से, तो फिर देखिए इधर से भी आपका आधा आ जा रहा है, ठीक है। तो जब आधा आ जा रहा है तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे कि ये आधा वृत्त वो आधा वृत्त, ठीक है। इसीलिए आपको कहता है क्या कि प्रशांत महासागर जो क्या है, वृत्ताकार है, ठीक है। कहते हैं कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। चित्र 5.1 को देखिए और प्रशांत महासागर के चारों ओर इन द्वीपों की स्थिति का पता लगाइए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये रहा हमारा क्या, प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखिए इधर दक्षिण अमेरिका है, उत्तर अमेरिका है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें कि और का, तो देखिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, इधर देखिए आपको क्या मिलेगा, एशिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, चारों साइड से इसका जो है घिरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में, जो आपका कितने नंबर पे है, तो दूसरा नंबर पे आता है, ठीक है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम बात करें तो कहता है कि अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का आकार है। इसके पश्चिम किनारे पर जो है उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर जो है आपको यूरोप एवं अफ्रीका है। और अगर बात करें तो जो इसका अटलांटिक महासागर है तो इसका तट भी कैसा रेखा है, तो इसका अधिक दंतुरित है, यानी कि क्या है, इसका तट रेखा अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए दांत के साइज का जो है ये बना हुआ है आपको, यानी कि ऊपर नीचे। कहते हैं क्या कि इस दंतुरित का भी फायदा है। कहते हैं कि अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए जो है आदर्श स्थिति है। कहते हैं कि व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर, यानी कि जो आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, ये व्यापार की दृष्टि से आपका काफी जो है महत्वपूर्ण है। पोताश्रय एवं पत्तनों का मतलब ये समझ लीजिए कि जहां पे जहाज वगैरह खड़ा रहता है, जहां पे नदी किनारे जो है आपको क्या होता है कि घर वर बना रहता है, जहाज वहां लगता है, लोग बेड़ा डालते हैं, रुकते ठहरते हैं, वही होता है आपका पोताश्रय पत्तन। अब चलते हैं आगे। अब देखिए अटलांटिक ओशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अटलांटिक ओशन के बारे में क्या कहता है आपको कि ये एस अक्षर का है, तो आपको देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहां से आपको क्या है कि ये ऐसे करके आया, ऐसे करके है, तो ये एस आकृति बना रहा है अटलांटिक ओशन। इसीलिए अब कहा गया कि इसके किनारे पे कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर अमेरिका है, फिर आपको क्या है, दक्षिण अमेरिका है। अगर आप पूर्वी किनारे देखिएगा तो यूरोप है और आपको अफ्रीका मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग हिंद महासागर पे, जो हम लोगों का महासागर है, हिंद महासागर है। कहते हैं कि एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे पड़ा, यानी जो भारत के नाम पे इसका नाम रखा गया, यानी कि हिंदुस्तान कहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान का जो है हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं इसको, तो हिंदुस्तान के नाम पे ही जो है इसका नाम हिंद महासागर रखा है। कहते हैं यह महासागर जो है लगभग त्रिभुजाकार है, यानी क्या, जो आपका हिंद महासागर है त्रिभुजाकार है। कहते हैं इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया स्थित है। कहाँ, तो हिंद महासागर के, ठीक है। चलिए हिंद महासागर की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हिंद महासागर की स्थिति की बात करें तो कहता है क्या कि ये आपको किस क्षेत्र में है, आपको त्रिभुजाकार क्षेत्र में। तो कहते हैं कहाँ है, तो कहता है कि देखिए इसके पश्चिम में अफ्रीका है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और उत्तर में जो है एशिया है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए बात करें तो कहता है कि दक्षिण महासागर, यानी कि चौथा नंबर वाला जो सागर है आपका आकृति, जो बड़े जलाशय की बात करें तो कहता है दक्षिण महासागर का, साउथ ओशन का। तो साउथ ओशन क्या है आपका, तो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है और यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है आपको फैला हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि ये रहा दक्षिणी महासागर और ये रहा आपको अंटार्कटिका, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, 60 डिग्री तक जो है आपको है, तो देखो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है आपको। अब चलिए आगे। अब आते हैं हम लोग लास्ट महासागर पे, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। कहते हैं कि उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है और यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है। कहते हैं कि जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो प्रशांत महासागर का छिछला भाग है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब क्या हुआ आपका, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है, वही आपका यूरेशिया कहलाया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो देखिएगा क्या कि ये आपका क्या रहा, आर्कटिक महासागर रहा। और आर्कटिक महासागर इधर देखिएगा तो आपको दिख जाएगा क्या कि ये उत्तर अमेरिका का पोर्शन है और ये आपका क्या है, यूरोप वाला भाग है। तो यहाँ पे आर्कटिक जो है सटता है और इधर देखिएगा आप लोग तो आपको एशिया भी दिख जाएगा। तो यूरेशिया वाला बात बोला तो ये दोनों क्या था, यहाँ पे एक साथ था, ठीक है। और इधर जो है आपका क्या हो गया, आपको नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कि जो हमारा महासागर है, कौन कौन सा महासागर है, तो आप देखिए दक्षिणी महासागर है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है और फिर इधर आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ पे हमारा प्रधान जो भूमध्य रेखा है, जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, जो हमारा अगर बात करें कहते हैं कि जो विषुवत वृत्त है, इसके से ही जो है आपको क्या करता है, कभी कभी आप देख लीजिएगा कि उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर लिखा रहता है। तो जो इसके नीचे है उसको दक्षिणी प्रशांत महासागर कहता है और ऊपर वाले को उत्तरी कहता है। उसी तरह अटलांटिक महासागर में भी करता है, उत्तर वाले साइड को उत्तरी अटलांटिक बोलता है और दक्षिण वाले में दक्षिण अटलांटिक बोलता है। अब देखिए एक चीज है यहाँ पे आपको याद कर रखना पड़ेगा कि ये पृथ्वी जो है ये आपका क्या है, समतल पे मैप बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और ये चपटा सतह है, तो इसलिए क्या है
कि ये आपको इस टाइप से दिख रहा है, और जब इसको दोनों मुंह को मिलाइएगा तो गोल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है आपका ये सोया हुआ रेखा सब है, ये अक्षांश रेखा होता है, और जो ऊपर से आता है ये आपका देशांतर रेखा होता है। ठीक है, तो इतना चीज याद रखेंगे। आप एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, फिर अच्छे से और अच्छे से बनाऊंगा। तो जलमंडल हम लोगों ने देख लिया है, अब देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे, तो वायुमंडल। तो वायुमंडल में देखिए सबसे पहला जो मंडल होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, इसके बाद आयन मंडल है और बहिर्मंडल है। ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब देखिए कहते हैं कि जो वायुमंडल है, तो जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस की जो एक परत होती है, या फिर कहें तो परत से घिरी हुई है, उसी को, या हम क्या कहें तो जिससे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी है और इसके चारों साइड क्या है आपको, वायुमंडल का पतला सा परत है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखते हैं आगे, तो कहते हैं क्या, वायु की पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। अगर हम बात करें वायुमंडल का, तो कहता है कि हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की जो कुछ हानिकारक किरणें हैं उनसे भी बचाता है। तो वायुमंडल का एक और काम क्या होगा कि सूर्य का जो पराबैंगनी किरण आता है इससे हमारी रक्षा करता है। अगर हम देखें तो कहता है कि वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और ये वाला लाइन काफी इंपॉर्टेंट है सीटेट और बीपीएससी टीआरडी के एग्जाम से 6 to 8 वाले में। कहते हैं कि वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अगर हम जैसे कि फोटो में स्टार्टिंग में बताया, तो देखते कहते हैं क्या कि पृथ्वी को, जो पृथ्वी की परतें हैं, तो इनकी अगर सतह से हम शुरू करें तो सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और इसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल। तो ये सारे मंडल हो गए। अब देखिए कहते हैं कि जो वायुमंडल है इसमें मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है। ठीक है, किसका है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो हमारा वायुमंडल बना हुआ है। अगर हम बात करें कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% जो भाग है आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का है, और कहें तो आयतन के अनुसार अगर देखें तो 78% जो है आपका नाइट्रोजन है और 21% जो है क्या है, ऑक्सीजन है। और इसके अलावा दूसरी गैसें जो है आपको लगभग कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, जो वगैरह 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 जितना सारा सब क्या है आपको 1% में आएगा। ठीक है, कहते हैं क्या कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, और नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, इसमें काम देता है, और नाइट्रोजन जो है क्या करता है, प्राणी का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ होता है, बढ़ता है, वृद्धि करता है, उसके लिए है। कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि हम बहुत कम मात्रा में है, यानी क्या है कि बहुत कम मात्रा में यहां पे है, लेकिन फिर भी क्या है कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की खास चीज ये है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपका, ये क्या करता है कि सारी उष्मा को एब्जॉर्ब करता है और वायुमंडल में बना के रखता है। यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है ये कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए जो है समझ लीजिए एक तरह से मैनेज होता है। अगर हम जितना प्रदूषण फैलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उतना सोखेगा और ये रहेगा हमारे ही वायुमंडल में, तो क्या करेगा, गर्मी फिर से वापस हमको ही देगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्या कि ज्यादा जो है जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करना है, ज्यादा जो है किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी चीज नहीं करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वृद्धि हो, कि यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, यानी कि एक तो हमारी पृथ्वी को गर्म भी रखता है, लेकिन एक सीमा तक ही गर्म रखेगा ना। अगर मान लीजिए हम अगर कुछ मात्रा में निकालेंगे, अगर इतनी बड़ी पृथ्वी कुछ मात्रा में निकालेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए मात्रा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो पूरे साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगा, तो हमारा पृथ्वी क्या होगा, एकदम आग के तरह जो होगा क्या हो जाएगा, झुलस झुलस जाएगा, झुलस पूरा इसे करके पूरा हीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष भी देखें तो हमारी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर प्रॉफिट की बात करें तो दूसरा कहता है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, पौधे बढ़ेंगे तभी तो हमें ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कहते हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, यानी कि हमारी पृथ्वी और इसके मान लेते हैं कि यहां से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे इसका विभिन्न परत होता है, तो हर परतों के साथ जो विभिन्नता आती है। कहें तो कहता है कि यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से साथ घटने लगती है, यानी कि जो आपका वायुमंडल के घनत्वता है वो घटने लगती है। कहते हैं कि जब पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर कभी आप भी गए किसी पहाड़ी इलाका में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी, कोई भी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है हवा का घनत्व कम होता है, और जो कुरकुरे लेज का अगर पैकेट साथ में ले जाइएगा तो ऐसे यहाँ पे सिकुड़ा हुआ है, वहां पे इतना टाइट हो जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं है। और सांस लेने में वाकई में दिक्कत होता है। घूम के आइए, कभी जाइएगा तो आपको एहसास होगा। कहें तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटने लगता है। कहें तो वायुमंडल की पृथ्वी पर दबाव डालता है। जो वायुमंडल है क्या करता है, पृथ्वी पर एक प्रेशर बनाता है। कहें तो कहता है कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम। कहते हैं कि आपको कि जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है, ठीक है, वायु क्या करता है, आपको उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। याद रखेंगे, वायु का इधर किधर जाता है, तो उच्च दाब से चलता है। ठीक है, उच्च दाब से चलेगा और निम्न दाब की तरफ आएगा। ठीक है, अब कहते हैं कि गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। किसको कहेंगे, तो जो गतिशील वायु है, जो हवा चल रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पवन कहेंगे। अब देखिए कहते हैं हम लोग किसका, जीव मंडल का बात। तो जीव मंडल में क्या है, तो कहते हैं कि जीव मंडल स्थल का
जल का तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, यानी कि जीव मंडल क्या हुआ, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी है और अगर मान ले हम लोग कि ये हमारा धरातल है, ये पृथ्वी है, भूप्रपट्टी है, तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा जीव मंडल हो गया। यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं, तो ये हमारा जीव मंडल हो गया। कहें तो जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियाओं से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। स्वाभाविक है, देखिए जो हमारा दही होता है उसमें जो लैक्टोबैसिलस कीड़ा होता है एकदम कितना छोटा रहता है, ठीक है। और अगर देखें हाथी, जिराफ, डायनासोर सब आपको यहाँ मिल जाएगा। कहें तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। यानी हम देखिए हम भी सांस लेने के लिए वायुमंडल से जुड़े हैं, खाने के लिए पेड़ पौधा से जुड़े हुए हैं। जीव जंतु में देखिए सेब जो है किसी दूसरे जीवन पशु पे निर्भर करता है। तो इस तरह क्या है कि हर तरफ से वायुमंडल के द्वारा जो है हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। कहें तो जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, एक तो आपको जंतु जगत और दूसरा पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत में जंतु वंतु हम लोग आते हैं और पादप जगत में पेड़ पौधा आता है। कहते हैं कि पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें तीन मंडल का, तो आपका कौन था, वायुमंडल था, जल मंडल था और स्थल मंडल था। और यही तीनों आपस में क्रिया करते हैं, यही तीनों जब आपस में मिल जाते हैं तो आपके जीव मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। कहते हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ आग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगा। यानी कि लकड़ी और खेती के लिए वनों को हम काट दें तो जो इससे ढलुआ भाग होगा उस पर क्या होगा, मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। कहें कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम सुनामी की बात करें तो जो अंडमान निकोबार में 2004 के आसपास में आया था, ठीक है, तो कहते हैं क्या कि इसमें क्या हुआ, निकोबार द्वीप समूह का जो है कुछ भाग पानी में डूब गया। अगर हम कहें तो कहता है कि झीलों या नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल इस्तेमाल के मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। अगर हम बात करें तो यह जल दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो जलीय जीव हैं जो पानी में रहते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है, ठीक है, यहाँ पे जल है। अब जल में रहने वाले जीवों को तो कष्ट होगा ही ना अगर उसमें हम पन्नी फेंक दें, कचरा फेंक दें, क्योंकि ऑक्सीजन वो लोग कैसे ले पाएंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो कहता है क्या कि उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों की जो उत्सर्जित पदार्थ है वायु को प्रदूषित करता है। सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन कहेंगे। यानी कि सीधा समझना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा तो वातावरण में हमारी गर्मी आएगी और जैसे ही गर्मी आएगा तापमान बढ़ेगा, तो इसी चीज को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन कहते हैं। कि भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि जो हमारा पृथ्वी है इस पे जितना भी संसाधन है, जैसे खनिज है, जीवाश्म ईंधन है, पेड़ पौधा है, पानी है या कुछ भी है, इस सब का क्या है, सदुपयोग करना है, सीमित उपयोग करना है। क्योंकि कुछ पदार्थ जो है आप लोग आगे पढ़ेंगे नवीकरणीय तो होते हैं, ठीक है, नवीकरणीय आपको क्या होते हैं, नवीकरणीय होते हैं, लेकिन होता है क्या, बहुत टाइम में बनते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी का देखिए 2.5 भाग ही पीने योग्य है। तो इसीलिए जो भी चीजें हैं हमारे पास, जो भी संसाधन है, उनका सीमित उपयोग करना है और अच्छे से उपयोग करना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कल करेंगे इस अगला चैप्टर को। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते हुए चले जाएं, क्योंकि उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर मैं अच्छी वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।